बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इवन आपके नीट एग्जामिनेशन हो, सेम वही डायग्राम कॉपी होता है। एनसीईआरटी में ये आपकी इस तरह से लाइफ साइकिल बनी हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए समझिए जल्दी से। हम प्रोसेस को शुरू करते हैं यहां से। ओके, इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को हम यहां से शुरू करते हैं। व्हेन दिस एनाफिलीज इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो इज बाइटिंग टू अ ह्यूमन, किसी ह्यूमन को जब ये बाइट करता है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। ओके, अगर इन्फेक्टेड नहीं होगा, इसमें प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमें भी वो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब हमको बाइट किया, तो बाइट करने के बाद स्पोरोजोइट्स को वो रिलीज करेंगे, और स्पोरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे बच्चों? लिवर में पहुंचेंगे। आपको बताया था कि हमारी बॉडी में मलेरिया से फर्स्ट इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? लिवर। लिवर में जो सेल्स होती हैं उनको हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या पॉज बेटा? वीडियो पॉज हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? रुकिए बेटा, मैं चेक करता हूं, 1 मिनट। बेटा, मैं चेक करता हूं। अभी देखिए, ओके, चलिए क्लियर हो गया है तो पढ़ते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होगा वो हमारा लिवर होगा, और लिवर में जब इन्फेक्शंस होते हैं तो लिवर की जो सेल्स होती हैं इनको हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं। हेपेटिक सेल्स में इन्फेक्शंस होंगे। मान लीजिए ये हमारी हेपेटिक सेल्स हैं, और इन हेपेटिक सेल्स को ये डैमेज करते हैं, और सेल्स को डैमेज करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे दूसरे टाइप के स्पोर्स बनते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, वैसे अगर किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है कि लिवर में बनने वाले स्पोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि लिवर में जब इन्फेक्शन होता है तो 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, क्रिप्टोजोइट्स एंड मेटाक्रिप्टोजोइट्स। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है, अदरवाइज वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब लिवर में इन्फेक्शन होते हैं तो वो इन्फेक्शन स्पोरोजोइट्स के होते हैं, लेकिन वो स्पोरोजोइट्स जैसे ही लिवर की सेल्स को डैमेज में वो मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे टाइप के स्पोर्स बनाते हैं जिनको क्रिप्टोजोइट्स एंड मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। देखिए, द पैरासाइट्स, यहाँ पर इन्होंने पैरासाइट टर्म यूज किया है, एक्चुअली में ये पैरासाइट्स ये स्पोर्स होते हैं। तो द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लिवर सेल्स, bursting the cells and release into the blood। अभी ये लिवर की सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और लिवर की सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद ये यहाँ से रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद इनके इन्फेक्शन अब बेटा कहाँ पर होंगे? आरबीसी में। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आरबीसी में इनके इन्फेक्शंस कौन सी फॉर्म में होते हैं? कोई बताएगा मुझे? कल आपको बताया था मैंने, कल की क्लास में, और उससे पहले भी आपको बताया था कि लिवर में जो सेल्स इन्फेक्शन हुई उसके बाद वो इन्फेक्टेड स्पोर्स कहाँ पहुंचते हैं? आरबीसी में, और आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि आरबीसी को जब ये डैमेज करते हैं, आरबीसी में जब इनका इन्फेक्शन होता है तो कौन सी फॉर्म में होता है? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को। जल्दी आंसर दीजिए।
बेटा आंसर जल्दी दीजिए, क्योंकि वैसे हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, तो मेरे पे आंसर जल्दी आना चाहिए। What is the infectious stage in RBC of Plasmodium? प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज आरबीसी में क्या होगी? आरबीसी को जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? वेरी गुड स्वाति, मीरोजॉइड्स। सुपर्णा वेरी गुड। हाँ, मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स की फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्शियस स्टेज है ह्यूमन की, और लिवर में वो जाता है, इन्फेक्शन करता है, और लिवर में वो स्पोर्स बनाता है, क्रिप्टोजॉइड्स, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स। अब ये जब आरबीसी में इन्फेक्शन करते हैं तो वो मीरोजॉइड्स होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, मीरोजॉइड्स होते हैं जो आरबीसी में इन्फेक्शन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। मीरोजॉइड्स आरबीसी में इन्फेक्शन करते हैं, और कल आपको मैंने डिटेल में बताया था कि मीरोजॉइड्स अंदर पहुंचकर क्या करते हैं? वो हीमोग्लोबिन पर अटैक करते हैं, हीमोग्लोबिन पर फीड करते हैं, और इस फीडिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट। याद हो आपको तो फीडिंग स्टेज क्या होती है? ट्रोफोजोइट होती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन को ये ब्रेक कर देते हैं, हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है, ग्लोबिन को ये फीड कर लेते हैं, और हीमोजोइन में कन्वर्ट होकर वहां डिपॉजिट हो जाता है। और जब ये आरबीसी रप्चर होते हैं तो इनसे मीरोजॉइड्स रिलीज होते हैं, और मीरोजॉइड्स के साथ साथ इनसे हीमोजोइन भी रिलीज होता है। और जब हीमोजोइन रिलीज होता है तभी हमको चिल फीवर आएगा। याद रखिए, जब इस आरबीसी से हीमोजॉइन रिलीज होगा तभी हमें चिल फीवर आता है। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया। देन अब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये एक मीरोजॉइट है, ये एक मीरोजॉइट हमने मान लिया है, और ये मीरोजॉइट हमारे ब्लड में ही कुछ टाइम के बाद डिवाइड करता है। तो ये जो डिवाइड करता है ना, हमने इसको नाम दे दिया गैमीटोसाइट्स। क्या नाम दे दिया बेटा? गैमीटोसाइट्स। एक को हमने मेल गैमीटोसाइट मान लिया, दूसरे को हमने फीमेल गैमीटोसाइट मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस होते नहीं है, बट हमने, क्योंकि ये डिवाइड करके दो पार्ट में टूट जाता है, और आगे जाकर हम देखते हैं कि मॉस्किटो में वो फ्यूज करते हैं, तो एक्चुअली में एक तरह से क्या हो गए? गैमीट्स। क्योंकि दो कोई भी चीजें जो फ्यूज कर रही हैं वो हम गैमीट्स उनको बोलते हैं। तो हमने एक को मेल गैमीट मान लिया, दूसरे को फीमेल गैमीट मान लिया। तो ये गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहां पर हो गया? हमारे ब्लड में। ये हमारा एक और क्वेश्चन बन गया कंपटीशन का कि गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो आंसर ह्यूमन ब्लड में ही है। ठीक है, उसके बाद इनका फ्यूजन कहां पर होगा? तो फ्यूजन होता है मॉस्किटो के स्टमक में। अभी ये गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन हमारे ब्लड में हो चुका है। अब ये जो पूरी साइकिल है ये ह्यूमंस में चलती हुई आ रही थी। इसके बाद हम इन्फेक्टेड हो गए, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, और अब इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है, एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, तो जब वो ब्लड को सक करेंगे तो ब्लड के साथ ये गैमीटोसाइट उनकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। उस मॉस्किटो की बॉडी में ये गैमीटोसाइट्स पहुंच जाएंगे, और जैसे ही ये गैमीटोसाइट इस मॉस्किटो की बॉडी में पहुंचेंगे, इसके स्टमक में इन गैमीटोसाइट्स का फ्यूजन हो जाएगा। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जिससे आप जानते हो कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? जाइगोट। तो जाइगोट फॉर्मेशन ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड द स्टमक ऑफ दैट मॉस्किटो। उसके बाद क्या होगा कि मॉस्किटो में के स्टमक के अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ, उस जाइगोट्स में अंदर डिवीजन्स होते हैं, और डिवीजन्स के बाद वो स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। क्या फॉर्म करेंगे? स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेंगे, और स्पोरोजोइट्स उस स्टमक से निकलकर बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में स्प्रेड हो जाते हैं, स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड में। दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो वेयर वी कैन सी द so many sporozoites are collected. यहां पर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स कलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड कंटेन करने वाला मॉस्किटो जिसके के पास स्पोरोजोइट्स हैं, वो अगर फिर से ह्यूमन को बाइट करेगा तो अपनी सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो फिर से ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा। यस अंशिका। तो
तो इस तरह से ये मॉस्किटो के अंदर और ह्यूमंस के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसकी आप देख सकते हो कि इसकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए। एक मॉस्किटो होस्ट हो गया, एक ह्यूमन होस्ट हो गया। मॉस्किटो के अंदर इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। दूसरा, हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। असेक्सुअली ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। स्पोरोजोइट्स इनकी बॉडी में गए, देन क्रिप्टोजोइट्स इन्होंने बनाया, मीरोजोइट्स बनाया, मीरोजोइट्स से गेमिटोसाइट्स इन्होंने बनाया। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं। ये सब चीजें कहां पर हो रही हैं? ह्यूमंस के अंदर। तो ये ह्यूमंस के अंदर अपनी असेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करते हैं, इसलिए ह्यूमंस को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। एंड मॉस्किटो के अंदर क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इनको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। बेटा यही रीजन होता है, मैं एक पॉइंट और आपको बताऊंगा कि यही रीजन होता है कि जब कोई भी डिसीज जो वेक्टर मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिसीज हमारे घर में मल्टीपल लोगों को हो जाएगी। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब शुरुआत में डेंगू फीवर या चिकनगुनिया फीवर स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा था कि अगर हमारे घर में किसी एक पर्सन को अगर चिकनगुनिया या डेंगू हो गया, तो हमारे घर के सभी मेंबर्स को धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, हमारे घर में तो ऐसा हुआ, आप लोगों में से भी शायद किसी के घर में ऐसा हुआ होगा कि अगर एक व्यक्ति को घर में किसी एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, उसको डेंगू हुआ, तो दूसरे लोगों को भी डेंगू होना शुरू हो गया। क्या रीजन रहा होगा बच्चों? ऐसा क्या रीजन रहा कि कोई वो कोरोना वायरस तो है नहीं जो ऐसे ही स्प्रेड हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फिर वहां पर जहां पर ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि घर के दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, दूसरे लोगों को भी डेंगू फीवर या चिकनगुनिया फीवर या मलेरिया हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? सोचिए, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? वो मॉस्किटो जो आपको बाइट करता है, ठीक है, उसमें हम इसी से समझते हैं, मॉस्किटो जो आपको बाइट करता है, उसने एक इन्फेक्शियस स्टेज ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर की, वो साइकिल ह्यूमन के अंदर कंप्लीट हुई, ओके, और देन वो फिर से वो मॉस्किटो में ट्रांसफर हो गई। तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में मुझे इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने मुझे बाइट कर लिया, ठीक है, अब वो इन्फेक्शन मेरी बॉडी में अंदर आ गया और मेरे अंदर उस इन्फेक्शन की, उस पैथोजन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, और वो फीमेल एनाफिलीज या वो एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो हमारे घर में मौजूद है, ठीक है। अब उसमें इन्फेक्शन नहीं है मान लीजिए, बट मैं इन्फेक्टेड हूं, तो उसने क्या किया? उसने मुझे बाइट किया। मैं इन्फेक्टेड हूं, उस एडीज एजिप्टाई ने या उस एनाफिलीज मॉस्किटो ने मुझे बाइट किया, तो मुझसे इन्फेक्शन उस मॉस्किटो को होगा। अब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब घर के किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा, तो वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज द रीजन कि अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को घर में हमारे अगर मलेरिया या डेंगू फीवर या चिकनगुनिया हुआ है, तो दूसरे पर्सन में उनके इन्फेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं और ज्यादातर हो जाते हैं? क्योंकि वो डिसीज स्प्रेड करने वाला मॉस्किटो हमारे घर में मौजूद है। मैं डायरेक्टली अपने घर के दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक मैं, एक ह्यूमन, और दूसरा वो मॉस्किटो, ठीक है। तो उस मॉस्किटो ने, उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने मुझे इन्फेक्टेड किया था, तो उसकी एक लाइफ साइकिल मेरे अंदर कंप्लीट हुई, ओके। अब वो मॉस्किटो जिसने मुझे इन्फेक्शन किया था वो तो उड़कर चला गया, लेकिन उसी का दूसरा कोई भाई बंधु वो मॉस्किटो का, वही एडीज या एनाफिलीज मेरे घर में मौजूद है। तो नॉर्मल है, मैं इन्फेक्टेड हूं, वो मुझे बाइट करेगा तो मेरा इन्फेक्शन उस मॉस्किटो की बॉडी में पहुंचेगा जहां पर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। और
वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब घर में प्रेजेंट किसी दूसरे बंदों को बाइट करेगा तो वो इन्फेक्शन उनमें भी हो जाएगा। इसलिए अगर हमारे घर में मॉस्किटो हैं तो वो दूसरे लोगों को भी डिसीज स्प्रेड कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे घर में मलेरिया, डेंगू या किसी भी बंदे को ऐसी डिसीज़ होती है जो मॉस्किटो के बाइट करने से होती है तो इमीडिएटली हमको हमारे घर से मॉस्किटोज़ को ख़त्म करना है। ठीक है, हमें किसी भी तरह से मॉस्किटोज़ की एंट्री को हमारे घर में रोकना है। एक भी सिंगल मच्छर नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहा तो डेफिनेटली वो आपको भी इन्फेक्ट कर देगा, दूसरे पर्सन्स को भी इन्फेक्ट कर देगा उस फैमिली के। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया मलेरिया का। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मलेरिया से बेटा नहीं बचा है जो पूछा जाए और मैंने आपको ना बताया हो। ठीक है, आगे बढ़े। किसी का कोई क्वेश्चन है मलेरिया से तो पूछ सकता है जल्दी से।